किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक इनपुट्स यानी जो जैविक कृषि है उसमें जो इनपुट्स लगते हैं, चाहे वो खाद हो या कीड़े मारने की व्यवस्था हो, ग्रोथ प्रमोटर्स हो, इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप कैसे उत्पादन कर बेच सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर वेलुमुरुगन, जो कि एनआरएम डिवीजन के हेड हैं और प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जहाँ तक जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग का सवाल है, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक इनपुट्स या जैविक उत्पादों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या-क्या इनपुट्स हैं जैविक खेती के लिए जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है? जैविक खेती करने के लिए मुख्य मुद्दा है हमको रसायन का उपयोग कम करना है, और सिर्फ रसायन का उपयोग नहीं है, इसके अलावा हमको एक पूरे वातावरण का हमको प्रोटेक्ट करना है, वही इसका मुख्य मुद्दा है। और इसके साथ जो भी हमारा रिसोर्सेस है, मान लीजिए पानी है, ज़मीन होगा, आपका एनवायरनमेंट हो गया, तो और पौधा जो भी हमारा रिसोर्सेस है वो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हम लोग कहता है, तो सबका हमको सुरक्षा रखना है। उससे हमको पैसा चाहिए और आने वाले जनरेशन को हमको छोड़ के जाना है, यही इसका मुख्य मुद्दा होगा। इसमें पहले चाहिए हमको प्लांट प्रोटेक्शन, जो भी कीड़ा मकोड़ा आता है, बीमारी बढ़ जाता है, इसके लिए हमको एक ये मटेरियल चाहिए पहले। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चाहिए हमको न्यूट्रिशन, पोषक। सो पोषक देने के लिए हमको एक न्यूट्रिएंट मैन्यूर चाहिए। पहले तो हम यूरिया है, डीएपी ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं, उसका प्लेस में हमको अभी मैन्यूर्स, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स हमको यूज़ करना है। और तीसरा हमको ग्रोथ बढ़ाने के लिए, पौधा का वृद्धि बढ़ाने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक इनपुट चाहिए। ये तीन इनपुट है हमको सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इनपुट्स जरूर हमको चाहिए, जैविक के लिए जरूर चाहिए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात करते हैं पौध सुरक्षा की। खासतौर पर हमारे द्वीपों की परिस्थिति में यहाँ पर कीड़े और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे आपने बताया अभी तक तो इसके लिए जो हम रासायनिक कीटनाशक है इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब जैविक कृषि की बात होती है तो प्लांट प्रोटेक्शन में या पौध सुरक्षा में ये कितना महत्वपूर्ण है और कैसे किया जा सकता है? तो इसका हमको दो उपाय हम लोग यूज़ कर सकता है। पहला है, जो हम लोग बीचा लाता है उसमें हमको ये चेकिंग करके लेना है उसमें कीड़ा को अंडा ना रहे, उसमें बीमारी ना रहे, इसलिए हमको प्योर सीड्स हम लोग कहता है। आपको ऑथराइज्ड पर्सन से लेना है, सर्टिफाइड सीड्स लेना है, ये करना है। और नहीं है तो अगर किसान है अपने बीचा यूज़ करने मांगता है, एग्जाम्पल हमको धान का हम लोग रखना है, उसका आपका पहले हार्वेस्ट आपने काट के उनका अच्छी तरफ से उसका सुखाना है। दिसंबर में आपने काटा, जनवरी फरवरी में हमको उसका मॉइस्चर कंटेंट आपको 8% तक कम होना चाहिए। ऐसे आपको धान के लेके अपने हाथ में रख के ऐसे खिलेंगे, उसका एक अच्छा साउंड आएगा, मतलब उसमें मॉइस्चर पर्सन कमती हो गया। 8 से 10% रखना है। अगर 8 से 10% आपका रखेंगे तब उसमें ये फंगस नहीं पकड़ेगा, तो अगले साल का आप उपयोग कर सकता है। और बीचा के थ्रू हमको जो भी कीड़ा और फंगस जाता है वो मर जाता है गर्मी के वजह से। और सेकेंड है, हमको सबसे इम्पोर्टेंट होगा अंडमान के वेजिटेबल्स का, सब्जी में। और सब्जी में आप लोग लेता है और डिपार्टमेंट से लीजिए, कैरी में हम लोग वेजिटेबल किट हम लोग देता है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर देता है, और ऑथराइज्ड सीड प्रोड्यूसर है, कंपनीज है, वहीं से आप लोग ले सकता है। आप खुद सीड्स बना सकता है, बीचा बना सकता है, और वेराइटीज़ आप लोग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है उसका बीचा कर सकता है, लेकिन आपका मॉइस्चर कंटेंट कम रखना है, अच्छी तरफ से सफाई रखना है। अगर सिंपल टेक्निक होगा, आपका चिपकने वाला मिट्टी होता है, वो मिट्टी ले करके 1-2 दिन आप वैसे आप पे सुखा दीजिए, सुखा के बीचा है उसमें डाल के मिक्स कर दीजिए। पूरे रात को रखिए, अगले दिन ले करके और मिट्टी को निकाल दीजिए। निकालने में उसमें कितना भी अंडा मीड़ा मकड़ा है वो आपका मिट्टी के साथ चले जाएगा, क्योंकि गर्मी मिट्टी है, उसका पानी का है, अंडा का है, पूरे सकिंग करके निकल देगा। एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका सिंपल है, हमको नीम तेल होता है, नीम तेल लेकर के मान लीजिए अगर आपके पास पल्सेस दाल का है, तोरी हो गया, सीम हो गया, इसका हम लोग सेव करके रखता है। और इसके अलावा आपका ट्यूबर क्रॉप्स हो गया, बहुत सारे ट्यूबर्स होते हैं, मलयाली आलू है, गुनिया है, तो उसमें एक वीविल जाके अंदर घुस जाता है, तो उसको दूर रखने के लिए आप इसका नीम तेल है, और पुंगम का तेल भी आता है, 0.5% तेल है, मतलब वो का 1 ढक्कन आपका 1 लीटर में करके उसमें पूरे मिक्स करके ऐसे रखिए, कोई भी कीड़ा अंदर नहीं जाएगा। और सेकेंड तरीका है, अगर आपने पौधा रख दिया, अगर आपने जून एंड में जुलाई में गाड़ा और अगस्त सितंबर में तब ज़्यादा बारिश होता है और क्लाउडी कंडीशंस रखता है, उस समय हमका 1-2 दिन कीड़ा होता है, उसका हम लोग बोलते हैं बोरर बोलता है, जो तना का छेद अंदर चला जाता है,
उसका क्या कर सकता है, आप लोग एक लाइट ट्रैप सेटअप कर दीजिए। रात को जितने भी उसका अडल्ट आता है उसे अट्रैक्ट होकर के वहाँ पर आ जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप शुरू में करेंगे तो हमको पॉपुलेशन को एकदम कम कर सकता है। उसका 2-3 तरीका होता है। एक तो प्रेमोन ट्रैप होगा, आपको प्रेमोन खरीदना पड़ेगा 40 रुपीज़ 50 रुपीज़। अगर मार्केट में नहीं है, सिंपल तरीका है, आप एक लाइट रख दीजिए, उसका नीचे एक फनल रख के, नीचे एक केरोसिन और पेट्रोल पानी रख के, उसमें केरोसिन और पेट्रोल 3 4 5 ड्रॉप डाल दीजिए, तब वो अंदर जाएगा, ऊपर नहीं उड़ पाएगा। तो उसी में ऑक्सीजन सफोकेट होगा, वो मर जाता है। एक सिंपल तरीका है। एक लाइट ट्रैप सेटअप करने में हमको एक ये बोरर का कंट्रोल कर सकता है। अगर बाद में आपका और एक कीड़ा आता है, उसका गंडी बग करता है, उसका है हमारा एशेस होता है, जो भी आपका पत्ते वगैरह है घर में है और ज़मीन में है, नारियल का छिलका है, उसका आप आग चला दीजिए, चला के वो एशेस आता है, रॉक होता है, उसको थोड़ा ऊपर स्प्रे कर दीजिए सुबह लेकिन 5-6 बजे, तब आपका थोड़ा गीला होता है, उस समय आप फ्लोवरिंग के बाद चिपक जाएगा। तो ये स्मेल से, और नहीं तो आपका फिश मील का ऑयल है और नीम तेल का ऑयल है, वो भी आप मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए, वो ये दूर जाएगा। अगर वो गंडी बग ने 3-4 दिन तक वो रस पीने का दूर रख दिया, उसके बाद वो मर जाता है और अंडा भी नहीं दे पाएगा। उस जनरेशन से आपको लगता है बड़ा कीड़ा है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा। और वेजिटेबल में आपको सबसे इम्पोर्टेंट आएगा आपको बोरर, फ्रूट रूट बोरर। ये फ्रूट रूट पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए तब आपका नज़र में आता है एक पौधा अफेक्ट हो गया, तुरंत आपको निकलना है, निकल के उसका डिस्ट्रॉय कर दीजिए, बिल्कुल डिस्ट्रॉय, कंप्लीट डिस्ट्रॉय करना है। और सेकेंड आपका है बोरर है, आपका दिसंबर जनवरी में उस आपका फील्ड का अगल बगल में सेम फैमिली प्लांट्स होगा, उसमें आपका ग्रीन कलर में ये गोल गोल फल देता है, आपका वेजिटेबल फील्ड में बगल होता है, वहीं से वो उनका ब्रीडिंग ग्राउंड होगा। अच्छा, वहाँ पे वो जिंदा, वहाँ से वो जिंदा रखता है, बढ़ते रहेगा, फिर आपका एक फ्रूट्स आ गया, वहीं से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। इसलिए हम फील्ड तैयारी करते हैं, अगर बगल में और आपका बंड क्लियर, ये पूरे आपको क्लियर रखना है। कम से कम आपका 100 मीटर्स का जो भी किसान है, सब लोग एक साथ पूरे क्लियर कर दीजिए। क्लियर करके आप वेजिटेबल में कल्टीवेशन में जाएंगे तो आपका ये फ्रूट्स बोरर का कंट्रोल हो जाता है। और इसके साथ आप नीम और पुंगम का स्प्रे भी आप यूज़ कर सकता है, उसमें हमको कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आप जल्दी उसका हार्वेस्ट कर दीजिए। अगर एक फ्रूट्स में आपका आ गया तो ये फ्रूट्स को निकल दीजिए, निकल के उसके साथ थोड़ा छोटा होगा तब भी आप हार्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फ्रूट से जल्दी पक जाता है और उसको कीपिंग क्वालिटी भी ज़्यादा रखता है रसायन से। तो इस तरफ का आप ये कृमिनाशनी, ये कीटनाशनी को दूर रख सकता है और कीड़ा बीमारी से बचा सकता है। अब इसके बाद पोषण की बात आती है। जैसे आपने भी शुरू में बताया कि पहले तो लोग यूरिया डाल देते थे, पौधा सीधा से बढ़ जाता था। तो जहाँ तक ऑर्गेनिक इनपुट्स का सवाल है, तो इसमें क्या किया जा सकता है? 2 तरीका हमारा खेती चलता है। एक तो है आपका पेरिनियल क्रॉप्स हो गया, कोकोनट है, सुपारी है, इसके लिए अलग टेक्निक चाहिए। और एनिमल क्रॉप्स मतलब 3 महीने 4 महीने का पौधा हम लोग लेते हैं, ऐसे सब्जी हो गया और धान की खेती है, दाल की खेती है, उसका है। अगर आपका लॉन्ग टर्म क्रॉप है हमारा नारियल, सुपारी, उसके लिए हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आपका मैन्यूर्स है, अगर आपके पास गाय बकरी होगा उसका मैन्यूर आप ज़रूर कलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यही हमको किसान को मैं स्ट्रेस करता हूँ, ऑर्गेनिक खेती में हमको लाइफ स्टॉक का भी ज़रूरत पड़ता है, आवश्यक पड़ता है, क्योंकि वो आपका सपोर्ट करता है और सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप फ्री रेंजिंग में मतलब ऐसे छोड़ देता है तो उसका भी खाना नहीं मिलता है, उसका जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, गोबर वगैरह, ये वेस्ट हो जाता है। पर डे 20 to 25 kg ये वेस्ट होता है। और 25 kg मतलब आपका मिनिमम आपका 150 to 200 रुपीज़ आपका नष्ट हो गया, उतना मैन्यूर्स वैल्यू है उसमें। तो आप कलेक्ट कर दीजिए। आप इंटेंसिव नहीं है तो आपका घर में और फार्म के अंदर ही आपका उसका पालन करना ही पड़ेगा, ताकि आप कलेक्ट कर सकते हैं। या मैन्यूर ले करके आप कंपोस्टिंग कर दीजिए। और नहीं तो आपका जानवर नहीं है, जो भी पौधा वगैरह है, उसका 1 महीना में एक बार कलेक्ट करनी है। 1 महीना में आपका 1 घंटा स्पेंड करना है आपका खेती में। पूरे कलेक्ट करके कटिंग कर दीजिए, चॉपिंग करके एक जगह पे रखिए। नहीं तो आप कंपोस्टिंग बैग आता है 2000 का क्रय, उसमें आप कर सकता है। और डिपार्टमेंट में फ्री है, 10,000 रुपीज़ आपका सब्सिडी मिलता है, वो आप कंसेक्ट कर सकता है। नहीं तो आप खुद उसका कटिंग करके, अगर लॉन्ग टर्म क्रॉप अगर नारियल सुपारी हो गया, उसमें आप ऐसे वो पूरे सराउंडिंग चांद की तरफ एक गोल बेसिन बना के उसमें डाल के और मिट्टी से बांध के रखिए।
और अब एनुअल क्रॉप्स में आएंगे, सब्जी और राइस में आएंगे, धान में आएंगे, तो उसके लिए हमको इमिडिएटली चाहिए, क्योंकि अगर आप आपने गाड़ दिया तो विद इन 3-4 डेज आपका 4-5 दिन के अंदर उसको पोषण देना है। तो इसलिए हमको स्प्रेड टाइप और क्विक रिलीज फर्टिलाइजर चाहिए होता है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। सो नाइट्रोजन के लिए हमको बहुत सारा बायो फर्टिलाइजर्स होता है। अगर आपका धान की खेती होता है, धान की खेती में आप अजोला यूज़ कर सकता है, अजोस्पेरिलम यूज़ कर सकता है, नहीं तो अजोला का अलग से ग्रो करके आप क्रश कर दीजिए, ड्राई पाउडर करके आप अंदर यूज़ कर दीजिए। 20 और 25 दिन में ये पूरे बढ़ेगा, फिर आपका प्लव इन कर सकता है, एक तरीका है। और सेकेंड तरीका है राइस खेती में आप सेसबेनिया करके एक छोटा प्लांट आता है, ये नाइट्रोजन वातावरण में नाइट्रोजन है वो ज़मीन में फिक्स करता है। अब मई मंथ में आपको बारिश सब शुरू होता है, उस समय ज़मीन रेडी करके ये इसका बीजा दीजिए। 1 हेक्टेयर के लिए आपका पूरे तैयारी करके कर सकता है, नहीं तो एक छोटा जगह है 1/4 एरिया चाहिए आपका, उसमें आप सेसबेनिया ग्रो करके फिर बाद में कटिंग करके आप मिक्स कर सकता है। 1 महीना चाहिए उसका ग्रो करने, आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ बीजा डालना है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो ज़मीन में रखता है, ये सेसबेनिया, उसका ब्राउन मेरीन, ग्रीन मेरीन हम लोग कहता है। सेम टेक्निक आप नारियल सुपारी में भी यूज़ कर सकता है। आप जून में एक बेसिन बना दीजिए, उसमें थोड़ा बीजा दीजिए। अगर ये 20 दिन हो गया तो सेसबेनिया आ जाएगा, उसे में कटिंग करके वहाँ पर आप प्लव इन कर दीजिए जमीन में, वहीं पर मिक्स कर दीजिए। ये सिंपल तरीका है, नाइट्रोजन मिल जाएगा। फास्फोरस की बात आती है, आपका फास्फोर बैक्टीरिया होता है, बायो फर्टिलाइजर बहुत सस्ता में आता है, 100 ग्राम आपका 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ में मिलता है, वो आप यूज़ कर सकता है। डिपार्टमेंट से रॉक फॉस्फेट आता है, रॉक फॉस्फेट और मेन्यूर दोनों एक साथ आप प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम लोग कहता है एनरिच्ड मेन्यूरिंग। अगर अलग से आप मेन्यूर देंगे उसमें फास्फोरस कम ही रखता है, 0.4% रखता है, वो बहुत कम है वेजिटेबल्स के लिए। उसमें रॉक फॉस्फेट दीजिए, क्योंकि रॉक फॉस्फेट आप अलग से यूज़ नहीं कर सकता, ये पत्थर है, कुछ नहीं, पत्थर का ग्राइंड करके रखा तो तुरंत वो रिलीज नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमको अनअवेलेबल फॉर्म में रखता है, उसको अवेलेबल में लेके आना है। अवेलेबल में लेके आने के लिए एक फॉस्फोबैक्टीरिया चाहिए, इसलिए आप रॉक फॉस्फेट 2 kg कर लीजिए और 25 kg मेन्यूर के साथ मिक्स करके ऐसे आप 20 दिन छोड़ना है। नहीं तो अगर आपके पास फॉस्फोबैक्टीरिया होगा, डिपार्टमेंट में सप्लाई होता है, हम लोग भी आपको दे सकते हैं किसान का, उसमें मिक्स करके 20 दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद फास्फोरस मोबिलाइज हो जाता है, आप तुरंत अप्लाई कर दीजिए, उसमें मिनिमम आपका 1.5% to 2% अवेलेबल फास्फोरस आएगा, तो क्रॉप में तुरंत मिल जाएगा। और पोटाशियम के लिए आपको बायो पोटाश अवेलेबल है, नहीं तो जितने भी ऐशेस और वेस्ट मटेरियल है उसका बर्न होने के बाद उसका ऐश मटेरियल होता है, वो मिक्स करके हम लोग पोटाशियम भी सप्लाई कर सकता है। नहीं तो बायो पोटाश अवेलेबल है, माइकासियस मिनरल अवेलेबल है, वो हम लोग ऑर्गेनिक में दे सकता है। सो इसी तरीका है, जो भी वेस्ट आपका फार्म के अंदर मतलब आपका ज़मीन के अंदर जनरेट होता है उसका हम लोग रिसाइकिल कर सकता है। अगर आपके पास जानवर भी होगा तो ऑर्गेनिक मैन्योर अच्छी तरह पे बन सकता है। मेरे ख्याल से नाइट्रोजन फास्फोरस आपको पूरी तरफ से आपका दे सकता है। सिर्फ आपको पोटाशियम के लिए आपका 40 से 50% तक आपका कमती पड़ेगा, क्योंकि पोटाशियम एटमॉस्फेयर में नहीं है, सिर्फ मिट्टी में होता है, तो इसलिए वहाँ पर हमको बायो पोटाश की आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आपने ग्रोथ प्रमोटर्स की बात कही जो वृद्धि को बढ़ाता है, तो इसमें भी ऑर्गेनिक जो ऑप्शंस हैं जैविक तरीके से इसे कैसे किया जा सकता है? पहले हम लोग देखा था कीड़ा बीमारी का और पोषण के लिए देखा। अभी हमारे अंडमान में देखेंगे कई ज़मीन ऐसे होता है और लो लेइंग एरिया में होता है, वहाँ पर नमक पानी आ जाता है, नहीं तो पानी जम जाता है बारिश के बाद, नहीं तो आपको स्लोपी एरिया है, थोड़ा ऊंचा ज़मीन है, वहाँ पर जल्दी सूख जाता है। तो उसी एरिया में क्या करना है हमको, ये न्यूट्रिएंट भी होगा लेकिन ज़मीन के वजह से एलिवेशन और लो लेइंग एरिया का वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, वो हमको कम कंट्रोल करने के लिए। और स्पाइसेस में कहाँ पर आपको ज़्यादा वैल्यू होता है, वैल्यू मतलब आपका मसाला होता है, नटमक हो गया, क्लोव हो गया, तेज पत्ती हो गया, ऐसी तरफ को थोड़ा वैल्यू ज़्यादा है। और मिर्ची है, गोल मिर्ची है, उसमें ज़्यादा वैल्यूज़ प्रोडक्ट होता है, वहीं पर हम लोग ये वृद्धि बढ़ाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड चीज़ आजकल मार्केट में आने लगा, वो हम लोग उपयोग कर सकते हैं, खुद किसान अपने ज़मीन में बना सकता है। फर्स्ट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल है पंचगव्य। पंचगव्य मतलब आपके पास एक गाय होगा, गाय से 5 मटेरियल निकलता है, दूध, घी, गोबर, गौमूत्र हो गया, दही, फिर आपका नारियल का पानी चाहिए और ये केला चाहिए, दोनों ये स्टार्टर सॉल्यूशन चाहिए। ये 5 चीज़ से प्लस आपका केला, नारियल पानी, ये आपको मिक्स करना है 1 2 3 4 5 ऐसे रेशियो में आप लोग मिक्स कर दीजिए। फिर उसमें आपका 1 किलो केला और आधा लीटर आपका नारियल पानी,
मिक्स करके ऐसे फर्मेंटेशन में छोड़ दीजिए, उसको बंद करके रखना है 28 डेज टू 30 डेज। लेकिन रोज़ आपका वो खोल के उसका अच्छी तरफ से हिलाना है, हिला के रखना है, क्योंकि जितने गैस वो मीथेन गैस एमिट होता है उसका निकलना है। तुरंत उसको बंद करके रखना है, क्योंकि इतना न्यूट्रिशन है और कीड़ा वगैरह अंदर जाके अंडा देगा, फिर आपको पूरा खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको उसका मसलिन क्लॉथ है, अच्छी तरफ से नेट है, मॉस्किटो नेट है, डबल लेयर नेट है, उसे बांध करके रखना है। और 28 डेज के बाद वो निकल के फिल्टर कर दीजिए, उसका पानी से मिला के 5% सॉल्यूशन, ये आपका पंचकाव्य रेडी हो गया। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ग्रोथ तो बढ़ाता है। आजकल पंचकाव्य 1 लीटर 400 to 500 रुपीज़ बिक्री होता है मार्केट में। और सेकेंड हो गया, हमको ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत सारे बैक्टीरियाज होता है, सुडोमोनास है, लाइसिनी बैसिलस, ऐसे 4-5 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हम लोग ये अंडमान से हम लोग आइसोलेट किया। और इसके अलावा आप लोग वर्मी कंपोस्ट आप लोग बनाता है, वर्मी कंपोस्ट का जूस नीचे है, एक्सट्रैक्ट बाहर आ जाता है। कभी ज़्यादा थोड़ा पानी एक्सेस होने में फर्स्ट साइकिल में नहीं होगा, सेकेंड और थर्ड साइकिल, मतलब 1-2 बार आपका वर्मी कंपोस्ट करके सेटल हो गया। वर्मी वॉश हम लोग वर्मी वॉश करता है, वो आप ले करके उसका डाइल्यूट कर दीजिए, 2 गुना 3 गुना डाइल्यूट करके, वो भी आप लोग ग्रोथ प्रोमोटर की तरफ यूज़ कर सकता है। वैसे 3-4 तरीका है हमको ग्रोथ प्रमोशन करने के लिए। एक पर्टिकुलरली आपका इसका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट हम लोग कहता है, जीरो बजट इनपुट्स है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस ऑफ द क्रॉप और स्ट्रेस कंडीशंस में ज़्यादा पानी है, कम पानी है, नमक पानी है, नमक ज़मीन हो गया, उस कंडीशन में वो सर्वाइवल करने के लिए मदद करता है। और जैसे आपने बताया पंचगव्य वगैरह का बहुत मार्केट में डिमांड है, तो इनका अगर किसान उत्पादन करे तो मार्केटिंग करके मार्केटिंग कर सकता है, पैदा कर सकता है जरूर। किसान का आप बिजनेस आप शुरू करने मांगता है तो पंचगव्य आप यूज़ कर सकता है। जो भी मैंने बैक्टीरिया बताया था उसको छोटा यूनिट कर सकता है, उसके लिए आपका स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री में 35% सब्सिडी मिलता है। अगर आप SC/ST फार्मर होगा आपका 40-50% सब्सिडी है। निकोबार से कोई करने मांगता है उनका 90% सब्सिडी है अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हमारे कैरी के संस्थान की तरफ से हम लोग आपका 100% सपोर्ट करेंगे फ्रीली। हम लोग माइक्रोब्स जितना भी है ट्रेनिंग कम हम फ्री देंगे आपका। अगर बीचा का आप लोग ड्राइंग करना है, बीचा का कर सकता है, हमारा संस्थान में है, उसका रजिस्टर करना ही पड़ेगा डिपार्टमेंट की तरफ से, सीड ग्रोयर। सो सीड ग्रोयर की तरफ से आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, हम लोग आपको सर्टिफाई करेंगे, मतलब क्वालिटी सीड प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट मिलेगा आपका। आप डायरेक्टली मार्केट में क्वालिटी सीड बेच सकता है। तो डॉक्टर साहब, आज आपने ऑर्गेनिक इनपुट्स के बारे में, जैविक जो इनपुट्स हैं इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया किसानों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।